सिविल सूत्रा के इस नए विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज बिना किसी देरी के सीधे 26 मई 2026 के सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपडेट्स की गहराई में उतरते हैं ताकि हर जानकारी बिल्कुल सटीक और स्पष्ट रहे। आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस विषयवार सार में क्या-क्या कवर होने वाला है। अर्थव्यवस्था में आरबीआई के नए नियम और सीएनजी की कीमतें, अंतरिक्ष से इसरो का EOS-09, प्रशासन में अपार आईडी, रक्षा क्षेत्र में जोरावर टैंक, पर्यावरण के लिए NCAP और वैश्विक स्तर पर मध्य पूर्व संकट। इन सभी को अलग अलग विषयों में बांटा गया है ताकि इस पूरे घटनाक्रम को समझना बिल्कुल आसान हो जाए। तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, खासकर आरबीआई के जलवायु दिशा निर्देश और ऊर्जा की कीमतों की। देखिए, मौसम का सीधा असर हमारे वित्तीय ढांचे पर कैसे पड़ता है, ये समझना आज के समय में बहुत जरूरी है। अक्सर एक सवाल जहन में आता है कि चरम मौसम यानी एक्सट्रीम वेदर आखिर बैंकों के NPA को कैसे बढ़ा सकता है। सोचिए, जब कोई भयानक चक्रवात या सूखा आता है तो सीधे तौर पर किसानों और बड़े उद्योगों की कमर टूट जाती है। अचानक से उनका कामकाज ठप हो जाता है, कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाता है और यही कर्ज देश के बड़े बैंकों के लिए रातों रात नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी NPA में तब्दील हो जाता है। इसी बहुत बड़े जोखिम को देखते हुए आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंकों के लिए काफी सख्त क्लाइमेट रिस्क फ्रेमवर्क लागू किया है। अब होगा ये कि कर्ज देने से पहले कंपनियों का कार्बन फुटप्रिंट चेक किया जाएगा, बिल्कुल जैसे क्रेडिट स्कोर चेक होता है। इसके अलावा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का जो हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है, उसे ढाल बनाते हुए बैंकों को हर तिमाही अपने ग्रीन डिपॉजिट्स का हिसाब देना होगा और साथ ही ईवी और रिन्यूएबल ऊर्जा को भी ज्यादा से ज्यादा लोन देकर बढ़ावा देना होगा। खैर, अर्थव्यवस्था के दूसरे सिरे पर आम आदमी भी खड़ा है। ये जो 2 रुपए का आंकड़ा है ना, ये सीधा उपभोक्ता की जेब पर असर डालता है। वैश्विक ऊर्जा बाजार में जो भयंकर उथल-पुथल मची है, उसके चलते कई प्रमुख शहरों में CNG 2 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई है। और हैरानी की बात यह है कि पिछले सिर्फ 2 हफ्तों के भीतर ये चौथी बढ़ोतरी है। चलिए, अब अर्थव्यवस्था से थोड़ा ऊपर सीधे अंतरिक्ष तकनीक की ओर चलते हैं। इसरो ने एक और बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है और ये देश के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और ये मुकाम हासिल हुआ है भारत के सबसे भरोसेमंद रॉकेट PSLV C60 के जरिए। इसी शानदार प्रक्षेपण यान ने श्रीहरिकोटा से हमारी अगली पीढ़ी के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी EOS-09 को एकदम सटीक तरीके से उसकी अंतरिक्ष कक्षा में पहुंचा दिया है। ये सैटेलाइट दरअसल पुराने मॉडल्स के मुकाबले एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। कैसे? इसके पेलोड्स पर नजर डालें तो इसमें जो थर्मल इमेजिंग तकनीक है, वो रात के अंधेरे में भी कृषि के लिए मिट्टी की नमी का बिल्कुल सटीक डेटा दे सकती है। और तो और, इसकी एडवांस रिमोट सेंसिंग से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को चक्रवात या सुनामी के समय एकदम रियल टाइम डेटा मिलेगा। साथ ही NSIL इसके जरिए माइक्रो सैटेलाइट्स की व्यावसायिक तैनाती भी कर रहा है। कुल मिलाकर ये लोगों की जान बचाने से लेकर व्यावसायिक मोर्चे तक हर जगह शानदार है। अंतरिक्ष से लौटकर बात करते हैं प्रशासनिक सुधारों की। शिक्षा के क्षेत्र में जो नया बदलाव आया है, वो पूरे सिस्टम को बदलने का मादा रखता है। पहले की व्यवस्था तो सबको पता ही है। एक राज्य से दूसरे राज्य या एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज जाने पर कागजी दस्तावेजों का कितना भारी झंझट होता था। सब कुछ मैनुअल और धीमा। लेकिन अब शिक्षा मंत्रालय ने वन नेशन वन स्टूडेंट ID लागू कर दिया है। ये एक पूरी तरह से स्वचालित और जीवन भर काम आने वाली डिजिटल शैक्षणिक रजिस्ट्री है। ये APR ID दरअसल 12 अंकों का एक यूनिक नंबर है। इसे सीधे आधार से बेहद सुरक्षित तरीके से जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किसी भी छात्र के सारे क्रेडिट्स, डिग्रियां, सब कुछ इसी एक ID में दर्ज होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? फर्जी डिग्रियों का जो गोरख धंधा चलता था, उस पर पूरी तरह से लगाम लग जाएगी। अब रुख करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा का। रक्षा क्षेत्र में DRDO और L&T ने मिलकर हाई ऑल्टीट्यूड यानी ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। हम बात कर रहे हैं स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर की। अब सवाल है कि इसमें खास क्या है? इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका वजन, महज 25 टन। पहाड़ों की दुर्गम ऊंचाइयों पर भारी टैंक ले जाना लगभग नामुमकिन होता है, लेकिन जोरावर इतना हल्का है कि वायुसेना के मालवाहक विमान इसे आसानी से एयरलिफ्ट करके सीधे वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर तुरंत तैनात कर सकते हैं। और सबसे अहम बात, जोरावर सिर्फ जमीन पर ही नहीं दौड़ता,
ये एम्फिबियस है, मतलब ये पानी में भी बेझिझक उतर सकता है। सोचिए, पूर्वी लद्दाख की हाड़ कंपा देने वाली पेंगोंग त्सो जैसी गहरी झील को ये आसानी से तैरकर पार कर सकता है। सामरिक नजरिए से ये भारतीय सेना को एक अजेय बढ़त देता है। सुरक्षा के बाद अब बात उस खतरे की जो हवा में घुला है। पर्यावरण और एनसीएपी के सख्त वायु गुणवत्ता मानदंड जन स्वास्थ्य को लेकर ये एक बहुत गंभीर मुद्दा बन चुका है। सरकार ने एनसीएपी के तहत कुछ बहुत ही सख्त नियम बनाए हैं, खासकर 130 से ज्यादा ऐसे शहरों के लिए जिन्हें नॉन अटेनमेंट सिटीज घोषित किया गया है। साधारण भाषा में ये वो शहर हैं जो लगातार 5 सालों से राष्ट्रीय स्वच्छ वायु मानकों को पूरा करने में बुरी तरह फेल रहे हैं और जहां सांस लेना भी दूभर हो रहा है। तो अब इन शहरों को एक नया एक्शन प्लान कड़ाई से लागू करना ही होगा। लक्ष्य है 2026 तक हानिकारक PM 2.5 और PM 10 कणों को 40% तक कम करना। इसके लिए प्रदूषक भुगतान करे, यानी जो प्रदूषण फैलाएगा वही भारी जुर्माना भरेगा। ये सिद्धांत सख्ती से लागू हो रहा है। शहरी इलाकों में ग्रीन बफर जोन बनाना अनिवार्य होगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में EV को तेजी से शामिल किया जाएगा। देखिए, ये कदम सिर्फ हवा साफ करने के लिए नहीं है, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य को बचाकर देश की GDP को आर्थिक नुकसान से बचाने और UN के सतत विकास लक्ष्य 3 को हासिल करने के लिए भी बेहद जरूरी हैं। आखिर में बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच की। पिछले 24 घंटों में मध्य पूर्व में जो तेजी से घटनाक्रम बदले हैं, आइए उन्हें बिल्कुल निष्पक्ष होकर समझते हैं कि आखिर वहां चल क्या रहा है। स्थिति कितनी उलझी हुई है, जरा इस टाइमलाइन से समझिए। 8 अप्रैल को जो संघर्ष विराम शुरू हुआ था, वो पहले से ही बहुत नाजुक था। फिर 25 मई को अचानक अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने आत्मरक्षा का हवाला देते हुए ईरान की मिसाइल साइटों और माइन बिछाने वाली नावों पर हमले कर दिए। और सबसे दिलचस्प बात देखिए, इसके ठीक अगले ही दिन यानी 26 मई को कतर के दोहा में ईरानी वार्ताकार शांति वार्ता की मेज पर भी मौजूद हैं। एक ही समय पर हमले भी हो रहे हैं और शांति की बातचीत भी। इसी उथल-पुथल के बीच भारत के दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का एक बहुत ही सख्त बयान आया है। उन्होंने हुर्मुज़ जलडमरू मध्य, जो वैश्विक तेल व्यापार का एक बहुत बड़ा रास्ता है, उसको लेकर स्पष्ट कह दिया है कि वहां जो हो रहा है वो गैर कानूनी है। उनका साफ संदेश था कि इस मार्ग का बाधित होना दुनिया के लिए अस्वीकार्य है और इसे किसी न किसी तरह खुला रखना ही होगा। तो पेंच कहाँ फंसा है? पेंच हर तरफ फंसा है, क्योंकि हर पक्ष की मांगें बिल्कुल अलग हैं और कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका का भारी दबाव है कि यूरेनियम को ईरान के भीतर ही नष्ट किया जाए और पड़ोसी देश अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करें। वहीं इजराइल साफ कर चुका है कि वो लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अपना अभियान नहीं रोकेगा। इसके बिल्कुल उलट ईरान की शर्त है कि जब तक लेबनान को इस संघर्ष विराम का हिस्सा नहीं बनाया जाता, कोई शांति समझौता नहीं होगा। ये एक बेहद जटिल कूटनीतिक चक्रव्यूह बन चुका है। इन सब पर नजर डालने के बाद एक बहुत बड़ा और प्रासंगिक सवाल सामने आता है। एक तरफ भारत अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में इतनी तेजी से स्वदेशी तकनीक विकसित कर आत्मनिर्भर हो रहा है, और दूसरी तरफ मध्य पूर्व की भू राजनीति और ऊर्जा संकट लगातार नई चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं। ये सारी चीजें मिलकर 2030 तक भारत के भविष्य और अर्थव्यवस्था को किस दिशा में ले जाएंगी, इस पर हमें गहराई से विचार करना होगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। अगर ये जानकारी स्पष्ट और उपयोगी लगी हो तो इस विश्लेषण को लाइक जरूर करें और ऐसे ही शानदार अपडेट्स के लिए सिविल सूत्रा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जल्दी मिलते हैं अगले विश्लेषण।